आम व्यक्ति की भाषा और परिभाषा में समझें तो किसी भी जीवाश्म, इंग्लिश में फॉसिल, कोई ऐसी चीज जो कभी किसी जमाने में जिंदा रही हो, चाहे वो कोई वनस्पति हो, पेड़ का कोई टुकड़ा आपको मिल जाए, या किसी जीव जंतु या मानव के शरीर का कोई अंश मिल जाए, उसे जीवाश्म कहते हैं। तो कोई ऐसी चीज जो कभी जीवित रही हो, जीवाश्म का मूल्यांकन करते हुए यह बताया जा सकता है कि यह जीवाश्म कितना पुराना है। इसके लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं C14 विधि। तो आम भाषा में कहें तो जीवाश्म की उम्र के निर्धारण की विधि को C14 विधि अथवा रेडियो कार्बन डेटिंग अथवा कार्बन डेटिंग के नाम से जाना जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? आई रिपीट, किसी भी जीवाश्म की उम्र के निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को हम C14 विधि या कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। इतनी परिभाषा इतिहास में आपके काम की है। लेकिन यूपीएससी के जीएस के पेपर में यह नहीं बता होता है कि ये इतिहास से सवाल है या विज्ञान से सवाल है। इतिहास विज्ञान को क्लब भी कर देगा, इसलिए पढ़ते समय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयक संबंधों को भी विकसित करना आपको सीखना है, जो अभी तक नॉर्मली हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में नहीं करते थे। अब इसमें हमें समझना है कि C14 क्या होता है। अब यहां से थोड़ा सा हम आपको केमिस्ट्री में ले जाएंगे, या न्यूक्लियर फिजिक्स भी कह सकते हैं, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान जिसे आप कहते हैं। इसमें ये C कार्बन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक है। ठीक, कार्बन के कई रूप हमें प्रकृति में मिलते हैं। सामान्य कार्बन जैसे कोयला, सामान्य कार्बन जो है रसायन विज्ञान में लगभग 110 से ज्यादा पदार्थ हमें मिल चुके हैं। किसी भी पदार्थ का या उसकी पहचान दो चीजों से होती है विज्ञान में। एक, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की कुल कितनी संख्या है, और उसके नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की सम्मिलित संख्या कितनी। किसी भी पदार्थ के नाभिक में, किसी भी तत्व या एलिमेंट के नाभिक में, या किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या उसके परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर का प्रतीक होती है। और प्रैक्टिकली एटॉमिक नंबर को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में नीचे लिखा जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, जिसका अर्थ हुआ कि इसके परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, और इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है 12। यानी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है 12, जिसका अर्थ हुआ ये इसका परमाणु भार है, एटॉमिक वेट कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? तो किसी भी तत्व यानी एलिमेंट अथवा परमाणु की पहचान रसायन विज्ञान में उसके प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की कुल संख्या से निकाली जाती है। ये उसका परमाणु क्रमांक हो गया, ये उसका परमाणु भार हो गया। यह है सामान्य प्रकार का कार्बन। लेकिन कार्बन के कई अपर रूप भी हमें मिलते हैं। हमें ऐसा भी कार्बन मिला जिसके परमाणु क्रमांक सबके समान थे 6, लेकिन परमाणु भार में हमें अंतर मिला। अब वैज्ञानिक भाषा में ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक की संख्या समान और परमाणु भार की संख्या अलग अलग हो, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक, इंग्लिश में इसे आइसोटॉप्स कहते हैं। इसे टॉप्स शब्द का इस्तेमाल, कोई टॉप्स कहता है, कोई टॉप्स कहता है, आइसोटॉप कहते हैं। क्यों इसे समस्थानिक कहते हैं? रसायन विज्ञान में जब भी कोई एलिमेंट खोजा जाता है तो एक टेबल में उसे एक निश्चित स्थान पर जगह दी जाती है। इसे पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी कहते हैं। किसी भी परमाणु या तत्व को उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर टेबल में स्थान मिलता है, और अगर समान परमाणु क्रमांक है तो उसे समान स्थान पर रखा जाएगा। तो सबका परमाणु क्रमांक चूंकि एक ही है, इसलिए इनको समान स्थान पर रखा जाएगा, इसलिए ये समस्थानिक कहलाते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात? मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, ना मुझे साइंस पढ़ाना है, साइंस के टीचर आपको डिटेल पढ़ाएंगे। लेकिन आगे इसका जो मैं डिटेल बताने जा रहा हूं उसमें अब एक केवल हम यहां से विषय उठाएंगे, और वो है C14।
C14 कार्बन का एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर से स्वतः विकिरण निकलता है, उसके अंदर से स्वतः ऊर्जा की किरणें तरंगों के रूप में निकलती रहती। प्रकृति में ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से स्वतः विकिरण हो, उन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। उनकी क्षमता को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। ठीक, रेडियो एक्टिविता वाले पदार्थों के अंदर से अलग अलग प्रकार की तरंगें निकलती, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, चलिए बहुत डिटेल नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बस समझते चले। ये मान लेते हैं कि वो कार्बन है C14, ये हमारा C14 है। अब इसके अंदर से लगातार विकिरण के रूप में तरंगें निकल रही। तरंगें परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल से ही बनती हैं, आइदर प्रोटॉन होगी, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो इसके अंदर से निकलने वाली तरंगें, ये गामा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। चुंबकीय क्षेत्र में धन आयन और ऋण आयन की तरफ इनका आकर्षण होता है, इसलिए मुड़ जाती है। गामा उदासीन होता है, इसलिए वो सीधी निकलती है, इसकी भेदक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से लगातार कोई चीज निकलती रहती है और मान लेते हैं कि इसका इस समय 100 यूनिट है, तो लगातार इसके अंदर से विकिरण होने के कारण कुछ समय के बाद ये अपनी मूल मात्रा का आधा खो देता है। हर रेडियो एक्टिव पदार्थ एक निश्चित समय के बाद अपनी मूल मात्रा का आधा खो देता है। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जिस समय काल में अपनी मूल मात्रा का आधा खो देता है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। अर्ध आयु काल कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड प्रकृति में कहीं भी रखा जाए परिवर्तित नहीं होता है। आप पहाड़ की ऊंचाई में बर्फीली जगह पर रख दीजिए, समुद्र की अतल गहराइयों में मैरियाना ट्रेंच में ले जाकर गाड़ दीजिए, किसी गुफा में रख दीजिए, किसी रेगिस्तान में रख दीजिए, किसी जंगल में रख दीजिए, कैसी भी भौगोलिक परिस्थितियां हों, रेडियो एक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड नहीं बदलता। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो C14 का हाफ लाइफ पीरियड 5558 वर्ष प्लस माइनस 60 वर्ष बताया गया था, जो मैंने नोट्स में भी लिखा है। लेकिन नवीन अनुसंधान अब इसके अर्धायु काल को संशोधित करके 5730 वर्ष प्लस माइनस 60 बता रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो C14 नाम का कार्बन है, लगभग 5730 वर्ष में अपनी मूल मात्रा का आधा खो देगा। कहीं भी रखो खो देगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? अब इतिहास में इसका कैसे प्रयोग होता है जरा उसे समझ लो। इसी को मैं आगे बगल में एक्सटेंड करता हूं। हमें खुदाई में एक मानव कंकाल मिल गया या कोई पेड़ पौधे का हमें टुकड़ा मिल गया, ठीक, उसे कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि ये फॉसिल कितना पुराना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं बस वो समझने जा रहे हैं। नॉर्मल लाइफ में जब ये डेड बॉडी है तो ये कार्बन 12 और कार्बन 14 वायुमंडल से दोनों समान मात्रा में अपने अंदर लेता रहता है। जब इसकी मृत्यु हुई तब इसके शरीर में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा इक्वल होती। चलिए हम एक काल्पनिक संख्या इसे दे देते हैं, 100 यूनिट ये भी था और 100 यूनिट ये भी था। अब डेड बॉडी जब हमें मिली तो हमने डेड बॉडी के अंदर विद्यमान C12 और C14 की जब मात्रा निकाली तो ये तो हमें 100 यूनिट मिला, क्योंकि इसमें किसी तरह का डीके यानी क्षरण नहीं हो रहा था। लेकिन इसके अंदर से लगातार विकिरण और क्षरण होने के कारण अब इसमें हमें C14 की मात्रा केवल 50 मिली। इसका मतलब कि 5730 वर्ष का समय गुजर चुका है। इसका मतलब यह फॉसिल लगभग 5730 वर्ष
पुरानी है। कोई और हमें ये पेड़ का टुकड़ा मिला, हमें ये पेड़ का टुकड़ा मिला। इस पेड़ के टुकड़े में हमने C14 की मात्रा देखी तो केवल 25 यूनिट मिली, जबकि नॉर्मल C12 की मात्रा 100 यूनिट मिली। इसका मतलब ये निकला कि ये पेड़ और इसमें विद्यमान रेडियो एक्टिव मटेरियल दो हाफ लाइफ पीरियड गुजार चुके हैं। इसका मतलब कि ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड हम ऐड कर दें तो लगभग 11,460 वर्ष पुरानी लगभग ये फॉसिल है। और नीचे आएगा तो 12.5 यूनिट हमें मिलेगा, तो इसमें और प्लस 5,730 वर्ष ऐड कर दिया जाएगा। जीवाश्मों की उम्र निकालने की विधि में रेडियो एक्टिव कार्बन C14 का चूंकि प्रयोग होता है, इसीलिए इस विधि को C14 विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।